अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम 8.4% के आधार पर प्रतिवर्ष ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बीते 2 सालों को देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट तकरीबन 6-6.5% के आसपास रही है। 2% से भी ज़्यादा की ग्रोथ रेट को आपको बढ़ाना है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। ये पैसा कहाँ से आएगा सर? जी, पहली चीज़ तो माफ़ी चाहता हूँ, हम लोगों की औसत दर करीब 7 है, 7.1। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स के आधार पर देखें तो 6.5-6.7 के आसपास लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए 7 मान लेते हैं। 7 ही है, क्योंकि ये जो यहाँ औसत दर जी, और पिछले 5 साल की देखें तो 7.2 या 3 है, तो 1% से बढ़ाना है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जो दर कम हुई थी उस वजह से, क्योंकि पिछले 5 साल में इतने बड़े बड़े कुछ कदम उठा लिए गए। और जैसे कि जिसको कि मतलब अगर पूरे तरह से कहा जाए, ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी है उसको करने में ये हो जाता है कि जो आपके पहले क्या होता था कि आपकी कुछ रहती थी और बाकी जो कैश इकॉनमी होती थी उसमें ज़्यादा तेज़ी से होती थी ग्रोथ, वो अब कम हो रही है, उसके कम हो। तो इस वजह कई ऐसे बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए, जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, जिसका कि जाहिर है कि कुछ न कुछ उसका असर हमारी गति पे पड़ता जी। मगर अब वो कदम उठा लिए गए हैं। एक बहुत ही अच्छी नींव हमारे पिछले साल में पड़ चुकी है। पहली बार ऐसा भी हुआ है कि आम लोगों को जो आम नहीं, मतलब जो पिरामिड के बिल्कुल नीचे हैं, वो लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो ग्रोथ है वो उनके लिए भी है, उसके फायदे उनके तक पहुंचे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात ही नहीं हो रही जी। वो दिख भी रहा है, जमीन पर दिख हो भी रहा है, जमीन पे हो रहा है। तो इसलिए अब उसको वो हम उसमें शामिल हैं, और इसलिए विकास को हम एक जन आंदोलन में बदलने की हालत में अब हैं जी। और यही बात है, यही एक मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि मैं कई बार इस बात की एनालॉजी देता हूँ कि अपना स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ जी, मगर जब तक महात्मा गांधी ने उसको 1942 में जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं किया, तब तक हम लोग कहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। और जब एक बार हो गया जी, तो 5 साल में काफ़ी चीज़ें दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को हमने कह दिया कि यहाँ से आप चले जाएं। वही चीज़ विकास के लिए है, क्योंकि अगर हम सब, हर एक व्यक्ति, हमारा हर किसान, हमारे मजदूर, हमारे जो उद्योगी हैं, हमारे जो लघु उद्योगी, अगर वो ये सब सोचे कि हम देश के विकास के लिए कुछ काम करेंगे और उससे उनको सबको फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल 8% क्या, मैं समझता हूँ, मेरा असल में मानना है ये जी कि आने वाले कुछ सालों में ये जो 5 साल हैं, इसमें हमारी आप ग्रोथ की दर 9, 9.5, 10% तक देखेंगे। 10% तक देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमारी तरह से हमको कंस्ट्रेंट करी हुई हैं जी। प्राइवेट सेक्टर को कंस्ट्रेंट करी हुई, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को कंस्ट्रेंट करी हुई। पिछले 5 साल में हमारा जो निर्यात का दर था जी, वो 16.4 से जो पिछले 5 साल घट के 1.5 हो गया जी। इसी वजह से, इन सब वजहों से, इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ आसानी से हासिल कर सकते हैं। राजीव जी, एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आज देश में पूंजी नहीं है, पूंजी है, कुछ एक लोगों के पास है, लेकिन वो निवेश नहीं करना चाहते। हाँ, ये बात आपने माफ़ कीजिएगा, आपने ये सवाल में, पहले सवाल में भी कहा था कि उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, और हमारा इन्वेस्टमेंट दर, हमारा निवेश का दर घट भी गया है जीडीपी के मुकाबले से। देखिए, उसमें जो अहम बात है वो ये है कि 2011 से करीब हमारे बैंकों ने क्रेडिट देना इंडस्ट्री को करीब ना के बराबर कर दिया था। जो क्रेडिट हम लोग कहते हैं, ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक, जो इंडस्ट्री की थी वो बिल्कुल नीचे गिरती चली गई। और अभी पिछले 2 साल में निर्यात के लिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, वो नेगेटिव हो गई है। बिल्कुल, मतलब बैंकों ने निर्यात, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे पैसा वापस लेना शुरू कर दिया किसी वजह से। तो ये जो नीरव मोदी कांड, इस तरह की चीजें, वो एक छोटी सी चीज़ है, मगर उसमें बड़ी चीज़ वही थी, एक वो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी थी कि बहुत सारा निर्यात, मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूँ, ऐसा होता था जो कुछ फॉर्मल था, कुछ कैश में होता था, वगैरह वगैरह, अंडर इनवॉइसिंग और तमाम तरह की चीज़ें, कई सारी चीज़ें। यही चीज़ हमारी रियल एस्टेट में हुई कि जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे कैश का प्रचलन था वो कम हुआ, उसकी वजह से जो बातें बनी, फिर वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ। मगर इन सब वजहों से ये जो सारी हमारी 11 से जो ये बैंक का हुआ, तो बैंक्स बहुत ही कंजर्वेटिव हो गए। उनका स्थान NBFCs ने लिया था। इन्होंने पिछले 5 साल में जिनकी लेंडिंग कम से कम शायद 4 गुना बढ़ गई थी। IL&FS के बाद से उनको बहुत बड़ी एक चोकर लगी।
तो ये सब चीज़ें अब मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह पे आ गई कि जहाँ से अब इनका उठना अनिवार्य है। सरकार ने भी इस पर कुछ कदम उठाए हैं, कल भी उन्होंने अनाउंस किया, RBI ने भी कुछ कदम उठाए हैं। ये जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे एसेट क्वालिटी रिव्यू के लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए कि 1 दिन का डिफ़ॉल्ट हुआ तो आप उसको जो है वो NPA बनाएंगे वगैरह वगैरह। फिर IBC का जो गठन हुआ है उसमें 4 लाख करोड़ का कम से कम रेजोल्यूशन हो गया है। उसकी वजह से एक प्रोत्साहन मिला है लोगों को कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही कुछ रेजोल्यूशन वगैरह कर लें। तो मेरे विचार में ये जो पैसा है वो हमारे, देखिए हम अभी भी जो है वो कम से कम 30% अपना GDP का सेव करते हैं। अगर आप 200 लाख करोड़ का अगर मान लीजिए आप हमारा GDP है तो 30% मतलब कोई 65-70 लाख करोड़ रुपया हमारे हाउस होल्डर्स हम और आप मिलकर सेव करते हैं। बहुत बड़ी रकम है और इसको अगर हम लोग ठीक अच्छे रूप से सुचारू रूप से चलाएं, ये सब बैंकों में जाती है, EPFO में जाती है, तो मेरे ख्याल में अपने घर से ही, अपने हिंदुस्तान से ही पैसा, निवेश के लिए पैसा पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। उसके अलावा 2 और रास्ते हैं जिसके लिए कल बजट में जिसका जिक्र भी बहुत हुआ। एक तो है FDI कि बाहर से निवेशकों को बुलाया जाए, उनको अट्रैक्ट किया जाए। हमने करीब $60 बिलियन अट्रैक्ट किया, मगर अभी भी हमारा रैंक जो है दुनिया में शायद 10वां है अंकटैड की रिपोर्ट से। हम क्यों नहीं इसके दूसरे या तीसरे बन जाएं और उसमें हम देखें कि कौन सी। तो अभी जो कल बजट में बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट था कि सरकार एक ऐसा पैकेज रोल आउट करेगी कि जो बड़े जो उद्योग मेगा स्केल्स, मेगा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी प्रपोजल्स उसमें आ सकते हैं लोग। एक तो ये निवेश की बात है FDI की। दूसरी जो कल और बात हुई वो है कि हम लोग सॉवरेन बॉन्ड्स पहली बार इशू करने वाले हैं। हमारा एक्सटर्नल डेट जो ऋण है, बाहर का ऋण है, वो सिर्फ 5% है GDP का। ये बहुत ही कम है। तो अगर हम इसको दुगना भी कर लें तो हम लोग बिल्कुल किसी खतरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसे डेट ट्रैप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और जो बाहर के बड़े बड़े ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं, नॉर्वे का है, अबू धाबी का है, दुबई का है और कनाडा और US में जो उनके पेंशन फंड्स हैं वो इनमें बहुत इंटरेस्टेड होंगे पैसा, तो उनसे भी पैसा आ सकता है। तो ये 2 और जरिया हैं जिससे कि हम अपना जो ये आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वो लोग ला सकते हैं। एक आखिरी चीज़ है वो ये कि मुझे ये मालूम है कि कुछ हमारे निवेशक, इन्वेस्टर्स, HNI हिंदुस्तान छोड़ के ऑफशोर में जा रहे हैं, दुबई में, सिंगापुर में। उसके लिए हमें देखना चाहिए कि क्या वजह हैं और उन वजहों को हमें फ़ौरन जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए और नीति आयोग की वजह तरफ से हम इसको करेंगे।